हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एफएम कैरेक्टरिस्टिक्स की। इससे पहले लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि एफएम क्या होता है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली एज वेल एज मैथमेटिकली। आज हम बात करेंगे कि एफएम को कैसे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे इसको कैटेगराइज किया जाता है। देखिए, ये हमारे पास एफएम की बेसिक इक्वेशंस हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि एफएम इज इक्वल टू वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल ऑफ एम टी डी टी। दिस इज जनरल इक्वेशन। और अगर उसमें मैं साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल की बात करता हूँ, दैट मीन्स इफ आई सब्सटीट्यूट दिस एम टी एज वी एम कॉस ओमेगा एम टी, तो मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाती है जो साइनोसॉइडल या साइन की फॉर्म में, दैट इज वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम एफ साइन ओमेगा एम टी, वेयर दिस एम एफ इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो दिस इज नॉट इजी जॉब, क्योंकि ये इक्वेशन बेसिकली साइन ऑफ साइन की इक्वेशन है। व्हाट डज दैट मीन? जनरली हमारे पास जब कोई इक्वेशन होती है दैट इज आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और थीटा, इन दिस वे ऐसी होती है। दैट मीन्स साइन के अंदर मेरे पास एंगल है, लेकिन अगर इस एंगल की जगह हमारे पास साइन या कॉस का फंक्शन आ जाए वापस, दैट मीन्स साइन के एंगल के अंदर साइन या कॉस, सो आप इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाती है साइन ऑफ साइन की। तो सबसे बड़ा इशू ये है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, हम बेसल्स फंक्शन यूज़ करते हैं, जो आपने पहले कभी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास बेसल फंक्शन होते हैं, बेसल सीरीज़ होती है। तो हम वही बेसल फंक्शन या बेसल सीरीज़ यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो कुछ ऐसे आ जाता है। दैट मीन्स वी सी समेशन एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन एम एफ कॉस ओमेगा सी प्लस एन ओमेगा एम टी, ऐसे। सो दैट मीन्स दिस इज बेसल कोफिशिएंट JN stand for Bessel coefficient. MF is modulation index. That means जो Bessel coefficient है उसकी वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर. So it is depending on modulation index. Then we have a series cos omega c plus n omega mt. So जैसे ही आप इसमें n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट हो जाओगे, you will get the entire expression. तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली इस इक्वेशन को याद रखना। बस एक इक्वेशन याद रखनी है, कहीं हमें बेसल सीरीज बेसल फंक्शन का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशन नहीं लगानी। बस ये एक इक्वेशन आपको याद रखनी है जो बेसल कोफिशिएंट की फॉर्म में है। ऑलराइट, नाउ n वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो इसके बीच में हमारे पास सेंट्रल वैल्यू है 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्सटीट्यूट 0। सो जैसे ही मैं इसमें 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ, इट बिकम्स J0 MF cos ओमेगा सी टी, बिकॉज दिस पोर्शन विल बिकम 0। नाउ जैसे ही अब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूँगा n इक्वल टू 1, सो n इक्वल टू 1 विल टेक टू वैल्यूज, +1 एंड -1, क्योंकि ये दोनों साइड वेरी कर रहा है। तो यहां पर वी विल राइट लाइक दिस J1 MF cos ओमेगा c प्लस ओमेगा mt प्लस J-1 MF cos ओमेगा c माइनस ओमेगा mt। इन दिस वे जैसे ही मैंने n को 1 सब्सटीट्यूट किया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ आई विल सब्सटीट्यूट n इक्वल टू 2 प्लस वी सी J2
mf cos omega c plus 2 omega mt plus j of minus 2 mf cos omega c minus 2 omega mt and so on. That means जैसे जैसे मैं j को सब्सटीट्यूट करता जाऊंगा 1 2 3 4 मेरे पास ये एक्सपेंड होती जाएगी सीरीज. नाउ ये सब क्या है? ये सब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ गए. ये कैरियर, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, फिर नेक्स्ट अपर साइड बैंड, नेक्स्ट लोअर साइड बैंड, और ये चलता चला जा रहा है. सो दैट मीन्स सबसे पहले तो इस इक्वेशन से मुझे ये समझ आ रहा है कि भाई FM हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स, क्योंकि ये सीरीज आपकी एंड ही नहीं हो रही, बिकॉज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो जब तक आप n की वैल्यू डालते जाओगे ये सीरीज चलती जाएगी. इसीलिए यहाँ से हमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है FM की, दैट FM हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स. जैसे AM में हमारे पास टोटल 2 साइड बैंड होते हैं, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड विद द कैरियर. FM में हमारे पास इनफाइनाइट साइड बैंड्स होते हैं अलोंग विद द कैरियर. सो वी विल राइट डाउन दिस. Characteristic number 1. Unlike AM, FM has infinite number of side bands along with the carrier. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया. अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं मैं तो ये कैसे आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैरियर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस 2 ओमेगा एम, बोथ साइड, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस 2 ओमेगा एम, and so on. That means infinity, infinite number of side bands. But एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि साइड बैंड्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा as n increases. That means for n equal to 1 side band magnitude is higher, for n equal to 2 it is lower than that, for n equal to 3 it is lower than that. और धीरे धीरे ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा और हम वहाँ जाकर उसको कंसिडर नहीं करते. दैट मीन्स कंसिडरेबल साइड बैंड जहाँ तक आएंगे वहीं तक उसको कंसिडर किया जाएगा. और वो कहाँ तक कंसिडरेबल साइड बैंड आएंगे, दिस विल डिपेंड ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बिकॉज जे ये जो कोफिशिएंट है ये डिटरमाइन करेगा साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना है, और इसकी वैल्यू कौन डिटरमाइन कर रहा है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स. So basically in short that Bessel coefficients are a function of modulation index. So modulation index will determine the amplitudes of side bands. तो जहाँ तक वो considerable side band का amplitude होगा वहाँ तक उनको consider किया जाएगा, otherwise theoretically they are infinite. All right. Now number 2. तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कि FM में जो ट्रांसमिटेड पावर है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. जैसे अगर मैं कंपैरिजन दूं आपको AM का, AM में ट्रांसमिटेड पावर हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करती है. ट्रांसमिटेड पावर का फॉर्मूला इन AM इज दिस. सो दैट मीन्स द टोटल ट्रांसमिटेड पावर डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेशन इंडेक्स. But in FM does not depend, pure constant. So total transmitted power in FM
is always constant. Total transmitted power in FM is always constant. इसको एक दूसरे वे से भी कंसिडर किया जा सकता है, that we can say कि power is equal to VRMS square by R. और FM में क्योंकि आपका एम्पलीट्यूड वोल्टेज कांस्टेंट है VC, वो चेंज ही नहीं हो रहा, वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड होता है VC. इसीलिए अगर VC चेंज नहीं हो रहा है तो टोटल ट्रांसमिटेड पावर भी चेंज नहीं होगी. सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम कि FM के केस में ना तो एम्पलीट्यूड चेंज करता है टोटल और ना ट्रांसमिटेड पावर चेंज करती है टोटल. ऑल राइट, नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज एक्चुअली कि हमारे पास जो साइड बैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, एज यू कैन से कि दीज आर द साइड बैंड्स. सो साइड बैंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द कैरियर. जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था, मैं दोबारा बनाता हूँ डायग्राम. और दूसरी बात, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं, they will depend on the modulation index. So we will write it down, that side bands distribution is symmetrical about the carrier. Sideband distribution is symmetrical about the carrier and modulation index determine number of significant sidebands. कि एग्जैक्टली कितने सिग्निफिकेंट साइड बैंड आएंगे, कहाँ तक जाकर हम उसको कंसिडरेशन में ले लें. जैसे दिस इज द कैरियर, ये फर्स्ट साइड बैंड है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम. फिर अगला साइड बैंड है, फिर अगला साइड बैंड है, एंड सो ऑन. तो ये कहाँ तक जाकर हम इसको कंसिडरेबल अमाउंट में कंसिडर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर. दैट मीन्स फर्स्ट थिंग कि साइड बैंड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द कैरियर. सेकंड थिंग कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल डिटरमाइन कि कितने नंबर ऑफ साइड बैंड्स हमारे पास एग्जैक्टली हैं. तो जितने नंबर ऑफ साइड बैंड हमारे पास होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बैंडविड्थ डिसाइड हो जाएगी. सो आई कैन से अदरवाइज आप बैंडविड्थ डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली बैंडविड्थ होती है आपकी कि साइड बैंड, अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड. अब साइड बैंड ही अगर आपके पास इनफाइनाइट है, देन हाउ विल यू डिटरमाइन द बैंडविड्थ. तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स विल डिटरमाइन हाउ मैनी कंसिडरेबल साइड बैंड आर देयर, और जितने सिग्निफिकेंट साइड बैंड आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास बैंडविड्थ डिसाइड हो जाएगी. So number of side bands and bandwidth increases as the modulation index increases. जैसे जैसे आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ साइड बैंड्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा. ऑल राइट, जैसे नाउ अब देयर इज ए कैच, इसमें भी एक दो इश्यूज हैं. फॉर एग्जांपल मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर FM इज डेल्टा F बाय FM. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ FM. दैट मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी डेविएशन, दूसरा मैसेज फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. सो इफ आई नीड टू इंक्रीज मॉड्यूलेशन इंडेक्स,
ईदर आई शुड इंक्रीज इट और आई शुड डिक्रीज दिस। इनमें से कोई भी एक फैक्टर अगर मैं यूज़ कर लूँ तो मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इन दोनों का इम्पैक्ट समझाता हूँ आपको कि ऑल्दो हम ये कहते हैं कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ साइड बैंड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे एंड बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल we will talk about the first case that modulation index increases, or I should say frequency deviation increases, so modulation index increases। पहले केस में हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डेविएशन को इंक्रीज किया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी हाई हो गया। अब देखो इससे होगा क्या। फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज कैरियर, this is first side band omega c plus omega m, omega c minus omega m, so on. For example, modulation index is 0.5. now अब मैंने modulation index increase किया, modulation index is 1, तो it is something like this, number of side band increase हो गए, मॉड्यूलेशन इंडेक्स और इंक्रीज किया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल टू 2, नंबर ऑफ साइड बैंड और इंक्रीज हो गए, दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड बैंड इंक्रीजेस, बैंडविड्थ इंक्रीजेस। यहाँ पर बैंडविड्थ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ बैंडविड्थ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ बैंडविड्थ यहाँ से यहाँ तक है। दैट मीन्स जैसे जैसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ा रहे हैं हमारी बैंडविड्थ भी इंक्रीज कर रही है साथ साथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड केस। अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ केस नंबर 2 बी, दैट मीन्स मैसेज फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स मैसेज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड हैंस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीजेस, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज हो गया। तो आपके पास अब क्या होगा, दिस इज फर्स्ट केस दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.5, नंबर ऑफ साइड बैंड 2, दिस इज बैंडविड्थ। नेक्स्ट केस, when modulation index is 1, then number of side band increases but bandwidth is same, then again number of side band increases but bandwidth is same. Effectively bandwidth आपकी इतनी ही है। That means in second case अगर मैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी या मैसेज फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करता हूँ और मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज करता हूँ, नंबर ऑफ साइड बैंड्स तो इंक्रीज हो जाएंगे आपके पास, लेकिन बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं होगी, बैंडविड्थ विल रिमेन सेम। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट द केस ऑलवेज दैट व्हेन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीजेस देन बैंडविड्थ आल्सो इंक्रीजेस। सो यहाँ पर यू कैन से साइड बैंड्स इंक्रीजेस बट bandwidth is constant. So in one case when frequency deviation increases, sideband increases, bandwidth increases. When modulating frequency decreases, then sideband increases but bandwidth will not increase. And as you can see that यहाँ पर कैरियर का एम्पलीट्यूड आपका छोटा होता जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? अभी हमने कहा कि टोटल ट्रांसमिटेड पावर कांस्टेंट है क्योंकि टोटल कैरियर कांस्टेंट है। अब ऐसा लगता है कि ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है, अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व होनी चाहिए कि हम साइड बैंड इंक्रीज करते जा रहे हैं और कैरियर का एम्पलीट्यूड स्मॉल होता जा रहा है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में हम इसी कैरियर के एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, दैट अनलाइक AM the amplitude of carrier signal does not remain constant, does not remain same। जैसे अभी हमने ये इसमें ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, रादर क्या हो रहा है कि ओवरऑल FM के एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखने के लिए जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो अपने आप को वेरी करता है, रिड्यूस कर सकता है। दैट मीन्स जो आपके पास साइड बैंड्स, और जैसे इसका एम्पलीट्यूड इतना है, साइड बैंड का इतना है, अब ये टोटल एम्पलीट्यूड कांस्टेंट वैल्यू है। सो कितने भी साइड बैंड इंक्रीज कर जाएं वो अपनी हाइट या अपना एम्पलीट्यूड इस वे से एडजस्ट करेंगे कि टोटल कैरियर का एम्पलीट्यूड हमारे पास कांस्टेंट हो जाए हमेशा। और इसलिए ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर यहाँ नंबर ऑफ साइड बैंड इंक्रीज कर जाते तो ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता। और अगर ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कि किसी पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू के लिए आपका कैरियर सिग्नल कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाए, उसे बोलते हैं ईगन वैल्यूज। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, या आपको पता होना चाहिए कि FM के केस में ईगन वैल्यूज क्या होती है। सो फर्स्ट थिंग, अनलाइक AM, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बट इन ऑर्डर टू कीप overall amplitude constant, the amplitude of carrier signal varies। ऐसे कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरी हो जाता है। तो यहाँ वेरी होने का सेंस क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल विल रिड्यूस जैसे जैसे साइड बैंड का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, एंड इट विल इंक्रीज जैसे जैसे साइड बैंड का एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो ये है वेरीज, इसका मीनिंग क्या है कि इट इंक्रीजेज एज एम्पलीट्यूड ऑफ side bands decreases and it decreases as amplitude of side bands increases। ऐसे तो ये both ways vary करता है, इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, डिपेंडिंग ऑन के साइड बैंड्स का एम्पलीट्यूड कितना है। क्यों? क्योंकि इसे पूरे FM के एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखना है। ऑल राइट, it also disappears for certain values of modulation index। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ये डिसअपीयर भी हो जाता है, और उन वैल्यूज को हम कहते हैं ईगन वैल्यूज। दे आर कॉल्ड ईगन वैल्यूज। ऑल राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास ये है कि हाउ डू वी कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ FM।
क्योंकि अभी मैंने आपसे ये बोला कि भाई FM का इनफाइनाइट हमारे पास साइड बैंड्स है, तो कहाँ तक हम उनको कंसिडर करें, ये चीज़ अब जब तक आप उसका ग्राफ नहीं ऑब्जर्व करोगे, उसका प्लॉट नहीं देखोगे, आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि साइड बैंड कहाँ तक सिग्निफिकेंट है, कहाँ तक मैं उसको कंसिडर करूँ, अज्यूम करूँ। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए देयर इज़ अ थ्योरेटिकल बैंडविड्थ फार्मूला नोन एज कार्सन्स रूल। Theoretical bandwidth of FM is infinite because number of side bands are infinite, but practical bandwidth is calculated by Carson's rule. Now, what is the Carson's rule? Carson's rule says that bandwidth is twice of FM plus delta. That means message frequency plus frequency deviation, इनका डबल, ये हमारे पास बैंडविड्थ का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू कार्सन्स रूल। तो अब हमें उस चीज़ को ग्राफिकली देखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं सोचना कहाँ तक साइड बैंड जाएंगे, कहाँ तक मैं बैंडविड्थ कंसीडर करूँ, सिर्फ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला और हमारे पास एक प्रैक्टिकल बैंडविड्थ की वैल्यू अचीव हो जाएगी। नाउ दिस कैन बी रीरिटन एज MF is equal to delta F by FM, so I can write delta F is equal to MF into FM, और जैसे ही मैं ये डेल्टा F की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पर, I will get the another formula of bandwidth, तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं हमारे पास और इनमें से कोई भी यूज़ कर लो, वन एंड द सेम थिंग। सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FM दैट यू मस्ट नो कि FM कैसे, इसमें कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं एंड एटसेट्रा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर नाउ।